तू ना झालर ही सही करती रही हो। देख मुझे तो गिफ्ट मिल गया दिवाली का। तुझे क्या मिला? मिला है ना, वैकेंसी अड्डा से नौकरी का पता चला और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए भैया ने अड्डा 247 का वीडियो कोर्स दिला दिया। आज ही रिजल्ट निकला है छुटकी और मैं सिलेक्ट हो गया। अरे वाह, तेरा भी सिलेक्शन हो गया। अब तो मुझे तुझसे भी गिफ्ट चाहिए। नहीं तुझे देना होगा। भैया इनकी दिवाली तो रही नौकरी वाली। आज ही गिफ्ट करें अड्डा 247 का वीडियो कोर्स किसी अपने को और मनाएं ये दिवाली नौकरी वाली। तो ये पहली फिजिक्स की क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे हीट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। हालांकि जो आपको पता है कि बी जो पेपर होने वाला है, जो पार्ट बी है, जो आपका केवल क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, उसमें हीट वाला चैप्टर नहीं है, उस बाकी के सारे चैप्टर्स हैं। मगर ये वाला पार्ट कहाँ पे पूछा जाएगा? पार्ट ए में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट कराना बहुत नेसेसरी था। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको क्या क्या कराने जा रहा हूँ, दैट इज़ हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में हम ये 1 2 3 4 5 चीज़ें करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, राइट। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम हीट को जाने, आखिरकार हीट क्या है, राइट। हीट को जानने के लिए सबसे पहले आप एक बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप किसी भी गर्म चीज़ के पास जाते हैं, हाथ रखते हैं, तो आपको गर्माहट महसूस होती है। मैं करूँ तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हीट है दैट इज़ अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, बिल्कुल सही है। मगर इसके साथ ही वो क्या है, एक एनर्जी भी है, राइट। तो पूरी जो डेफिनेशन बनी हीट की, दैट इज़ कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फील्स वार्मथ व्हेन वी सेंस, राइट। तो जब भी हम इसे सेंस करते हैं या फिर हमारी इंद्रियों द्वारा हम इसे सेंस करते हैं, तो हमें गर्माहट महसूस होती है, दैट इज़ हीट, राइट। अब जो हीट है उसे मापने के लिए कि कहाँ पर कितनी सारी हीट्स है, तो एक फिजिकल चीज़ आई, फिजिकल यूनिट आई, दैट इज़ टेम्परेचर, राइट। अब टेम्परेचर को जानते हैं, राइट। तो जो दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज़ टेम्परेचर। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब किसी भी जगह कितनी ज़्यादा हॉट है कोई भी जगह, या फिर कोई भी जगह कितनी ज़्यादा कोल्ड है, दैट इज़ ये चीज़ बताएगा। इसके जो मेजरमेंट होगा दैट इज़ इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर है, अगर मैं बात करूँ तो उसके स्केल्स हैं, अलग अलग स्केल हैं, राइट। हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपकी तबीयत की, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जनरली जो यूज़ करता है दैट इज़ टेम्परेचर जो मेज़र करता है वो आपका फ़ारेनहाइट में करता है बजाय सेल्सियस के, राइट। अगर आप बात करें वाटर बॉयल की, तो वो आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं सेल्सियस की, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजेस हैं। कुल मिलाकर हमारे 4 हमारे स्केल्स हैं जिन पर हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर। हमेशा से इनके बदलाव पर, मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से र्यूमर, इन पर बहुत ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्यों ना मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं जिसमें ये चारों चीज़ें कवर हो जाए, राइट। तो इन चारों चीज़ों को कवर करने के लिए केवल एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला अभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये रहा वो फॉर्मूला जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। तो आपको पता है कि जो सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं कि सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 डिग्री, राइट। या फिर मैं बात करूँ सेल्सियस से आपको सीधा केल्विन में करना है, तो एक ही फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, क्योंकि सभी इक्वल हैं वैसे, तो C/100 दैट इज़ इक्वल टू K माइनस 273/100। क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल, तो केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा? केल्विन इक्वल टू C + 273। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला और सारी चीज़ें, चाहे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट से र्यूमर, र्यूमर से केल्विन, तो एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर। समझ में आया, राइट। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, रट के जाना है ये वाला फॉर्मूला, और क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन है प्रोबेबली वो इन दोनों की कन्वर्जन से आएगा, इन दोनों के कन्वर्जन से, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। इसके ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा लास्ट में, जब न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर हम चलेंगे, राइट। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको मिला, राइट। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, राइट। अब थर्मल एक्सपेंशन जनरली क्या है? मान के चलिए ये कोई लोहे की चीज़ है और आप गर्मियों में देखेंगे कि इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है।
अगर लेंथ बढ़ेगी तो ऐसा नहीं कि एरिया नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ा तो ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक रहती हैं, और इसीलिए आपको पता है कि जो रेलवे लाइन्स होती हैं, जो पटरियाँ होती हैं बेसिकली, उनके अंदर ये सारी डिस्टेंस पहले से ही कट करके रखी जाती है, ताकि वो आगे जब गर्मियों का टाइम आए तब मतलब जैसे वो एक्सपेंस हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे, राइट, या फिर टूटे ना जो हमारी पटरी है, राइट। तो ये जो चीज़ है थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरीके का होता है। अगर मैं बात करूँ लीनियर एक्सपेंशन, जहाँ से न्यूमेरिकल बनने का बहुत चांसेस है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट, और वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा और गामा से इन्हें हम दिखाते हैं। अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है भैया? क्वेश्चन में कहेगा कि एक चीज़ है, एक पटरी है और उसकी जो लेंथ है वो कुछ इतने बदल गई, राइट, और पहले उसके इतनी थी और टेम्परेचर के अंदर जो बदलाव आया वो आया इतना। तो पूछेगा कि ये बताइए कि लीनियर एक्सपेंशन कितना आया। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है कि भैया कितनी उसकी लेंथ बदली, डेल एल, राइट, पहले उसके ओरिजिनल लेंथ क्या थी और कितना उसके टेम्परेचर में चेंज आया। इसे निकालने के बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू हमेशा किस में आएगी? अच्छा, एक बात बताइए, जो डेल एल है वो क्या है? लेंथ है, तो यानी कि मीटर है। एल भी क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कट गया, मगर ये क्या है? डेल टी, टेम्परेचर। इसका मतलब 1/c, या फिर मैं कह सकता हूं सेल्सियस इनवर्स। इसमें क्या आएगी? इसकी यूनिट्स आएगी, राइट। तो थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट क्या हुई? सेल्सियस इनवर्स। सुपरफिशियल की भी सेल्सियस इनवर्स, ऐसे ही वॉल्यूम की सेल्सियस इनवर्स। तो ये 3 चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, राइट। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने बच्चों को आते हैं ऑलरेडी जो ये टॉपिक्स हैं तीनों के तीनों, मगर जिन्हें आते हैं उन्हें बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आते भैया ये याद करके जरूर जाना है, ये याद करके जरूर जाना है। तीनों चीज़ें, लीनियर भी आपका, मैं बात करूँ सुपरफिशियल और वॉल्यूम क्यूबिकल, राइट। तो तीनों चीज़ें क्लियर हुई दिमाग में। अब आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, क्लियर है। तो अब मैं 3 चीज़ें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जैसे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो 3 लॉज हैं, आपको पता है कि 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ये 3 लॉ हैं जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। तो जो पहला लॉ है उसके बारे में बात करते हैं। वो बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, इसे 0th लॉ बोला जाता है। क्यों कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? मान के चलिए किसी सिस्टम है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जितनी है, आफ्टर ऑल उसके अंदर कुछ भी हुआ हो, कुछ भी चेंज, उसके जिस सिस्टम के अंदर जो पहले एनर्जी थी वो ही बाद में रहने वाली है। मतलब जो हीट थी वो कन्वर्ट हो सकती है इंटरनल एनर्जी में, क्लियर है, और या फिर इंटरनल एनर्जी से हीट कन्वर्ट हो सकती है, मगर इन दोनों के कन्वर्जन के बावजूद भी जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि कौन सा ऐसा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 0th लॉ, राइट, याद रख के आना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है। अब एंट्रोपी दिमाग में नहीं आता कि क्या चीज़ है। देखिए, एंट्रोपी कुछ नहीं है भैया, सीधी सीधी बात बताऊं तो ये एंट्रोपी ही बताती है कि जो हमारी जो हीट है वो गर्म जगह से ठंडे जगह पे क्यों जाती है। एंट्रोपी मतलब ऐसा मान लीजिए बस डिसऑर्डर, राइट। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर वे में ऑर्डर्ड होते हैं, राइट। ये प्रॉपर वे में ऑर्डर्ड है तो इसकी एंट्रोपी कैसे? कम, राइट। मगर क्योंकि एंट्रोपी क्या है? वो डिसऑर्डर है। अगर मान के चलिए लिक्विड है, क्या है? जो लिक्विड है उसकी कैसी एंट्रोपी है? उसकी एंट्रोपी क्या? ज़्यादा। एंट्रोपी ज़्यादा ना, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर क्या है? कम है। जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी ही हीट रिलीज कर सकता है, क्लियर है। तो जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा वो उतनी ही जल्दी क्या? हीट रिलीज कर सकता है। जैसे कप ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो एक आयरन है और वो टाइम लगाता है, और वहीं आपकी जो चाय होती है जो भी, या फिर मैं बात करूँ पानी वगैरह, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो चारों दिशाओं में बेसिकली एंट्रोपी की वजह से हीट को ट्रांसफर कर सकता है, राइट। और जो लास्ट वाला लॉ है वो कहता है भैया वर्क इक्वल टू हीट। ये क्या मतलब है? कि वर्क डन इक्वल टू हीट। मतलब आप देखिए, ध्यान से देखिए, मान के चलिए कोई पिस्टन है, मैं बनाता हूँ पिस्टन, यहाँ पर दिख पा रहे हो? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हो। एक पिस्टन है ये, और मैं यहाँ से ऐसे नीचे की ओर दबाऊं, राइट। तो वर्क डन तो किया मैंने, क्योंकि इस पिस्टन को मैं यहाँ से यहाँ पर लेकर आया, नीचे लेकर आया, dx इसके अंदर चेंज किया मैंने, तो वर्क डन किया। अब इस वर्क डन करने की वजह से इसके अंदर कुछ हीट कन्वर्ट होगी, हीट बनेगी। बिल्कुल वही बताता है कि वर्क डन को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को हम वापस वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और कहता है, ऐसा करने में हम कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने में हम 100% एफिशिएंसी नहीं ले सकते हैं। अगर हम ऐसा लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा आइडल इंजन के पास, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तीनों लॉ क्लियर एक ही इमेज में, राइट।
चलिए अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें एक बार न्यूमेरिकल्स देखिए, बस आपका ये चैप्टर खत्म, फिर दोबारा से इसका पार्ट 2 देखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा सा है। क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि ऑन अ हिली रीजन वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक हिली रीजन है और वहां पर जो पानी है वो 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था जिसमें सारे के सारे कन्वर्जन थे। वो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भैया C बाई कितना 100 दैट इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई कितना 180, राइट। तो अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का कन्वर्जन देखना है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू किस किस की गिवन है? वैल्यू गिवन है C बाई 100 दैट इज सेल्सियस, तो 95 कर दीजिए यहाँ पे सीधा, दैट इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180, राइट। अब बहुत आसान काम रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है काम क्या? न्यूमेरिकल। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 5 से उड़ा दीजिए, ये 4 9, ये कितनी बार? 2 बार। इधर आया वो 2 से 9 बार, राइट। और बाकी सारी कैलकुलेशंस करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज 203 फ़ारेनहाइट, राइट। आसान है, यहाँ पे ये इसे मल्टीप्लाई कर देना और 32 ऐड करना, बस इतना बचा है। क्लियर? तो ये फाइनली आपका 203 फ़ारेनहाइट क्या आया? टेम्परेचर आया। तो बहुत आसान था कि आपको बस एक फॉर्मूला पता था ये वाला, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। क्लियर है? इतना आसान था। अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि कहता है कि अगर जो सन है उसका टेम्परेचर हम T से 2T कर दें और जो रेडियस है उसकी सन की वो R से 2R कर दें, तो जो रेडिएंट एनर्जी मिलेगी, जो हमारे पास एनर्जी मिलेगी, वो पिछली वाली एनर्जी से कितने गुना ज़्यादा होगी, ये बताना है बस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल है और इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। तो अभी आपके सामने एक लंबी सी यहाँ पर एक लाइन्स लिखी हुई थी, मगर आपके काम की केवल 2 लाइन्स थी वहाँ पर कि R को चेंज करना है 2R में और T को चेंज करना है 2T में। क्लियर है? बस आपके काम की कितनी लाइन थी? 2 लाइन। न्यूमेरिकल्स जब भी आप देखें तो वहाँ से केवल और केवल इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करें, बाकी के वर्ड अपने दिमाग से मिटा दें कि क्या अभी हुआ था, और बस अब दिमाग में दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करें, दैट इज़ फार्मूला रिमेंबरिंग, राइट। कि इन दोनों चीज़ों को कौन सी चीज़ ऐसी है जो फार्मूला, और पूछा क्या गया था? एनर्जी। एनर्जी क्या पूछा था? एनर्जी, राइट। तो ऐसी कौन सी चीज़, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इन तीनों चीज़ों के अंदर आता हो? क्लियर है? तो आपके दिमाग में डेफिनेटली एक फार्मूला आएगा, दैट इज़ एनर्जी रेडिएंट जो होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4। अब यहां पर बात कर लेते हैं एरिया, टेम्परेचर, और ये हमारा कांस्टेंट, राइट। तो ये 1 2 3 चीज़ें हमारे पास हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है? आर का कहाँ यूज होगा? क्योंकि हमें पता है कि पूछा कहाँ है इसने पूछा है अर्थ पे, राइट, या फिर सन। एरिया किसका बदलेगा? सन का। सन कैसा माना जाता है? स्फेरिकल माना जाता है। तो सिग्मा इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। R यानी कि ये वाला R, ठीक है, बड़ा वाला R, इनटू में टेम्परेचर T4। अब इनका यहाँ से अगर मैं रेशियो निकाल लूँ, ये हमारी एनर्जी जो हमारी E है, राइट, पहले टाइम। अब जो E डैश आएगी वो दूसरी होगी, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा इनटू में 4 पाई, मगर 2R होगा। R की जगह क्या लिखना है यहाँ पे? 2R इसका स्क्वायर इनटू में टेम्परेचर की जगह 2T का 2T की पावर 4, राइट, 2T की पावर 4। तो ये चीज़ें बदलेंगी। क्लियर है? अब यानी कि बदल कर मैं इसे साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, आप देख पाए तो, राइट। तो ये वाला कितना हुआ? सिग्मा इंटू में 4 पाई R स्क्वायर इंटू में T टू द पावर 4 रेशियो सिग्मा इंटू द 4 पाई R स्क्वायर 2R स्क्वायर इंटू में 2T द पावर 4। क्लियर? तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 4 पाई R स्क्वायर, ये बेसिकली 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब R की पावर 2, ऊपर R की पावर 2 इंटू में T टू द पावर 4, नीचे क्या आया? 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 R स्क्वायर। क्लियर? इंटू में ये कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स इक्वल टू 16, तो 16 टू द पावर 4, राइट।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, टी टू द पावर 4 से टी टू द पावर, एंड सी है 64 टाइम्स, राइट। यानी कि जो हमें एनर्जी मिलेगी वो अब हमें 64 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज 64 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये वाला क्वेश्चन आप करके आएंगे। मैं अलग अलग कंसेप्ट उठा रहा हूँ। देखिए, मैंने जो पिछली बार पढ़ाया वो अलग था और जो न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूँ वो अलग है। एक न्यूमेरिकल मैंने पिछली बार जो पढ़ाया उससे आया, मगर जो अब ये करा रहा हूँ वो अलग है। इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये वाला कंसेप्ट मैं थ्योरेटिकली आपको नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमान के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, इतना आपके पास टाइम नहीं है। छोटा टाइम है, छोटा काम कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, ये वाला न्यूमेरिकल फंसे तो लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि टेम्परेचर ऑफ 2 स्टार्स आर इन रेशियो 3:2, मतलब जो टेम्परेचर है स्टार्स के वो 3:2 में। बहुत बढ़िया। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बॉडी इज 4000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग ऑफ अदर बॉडी, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि भैया इन्होंने कहा है कि दो तारे हैं और जिनमें से एक तारे की जो ये है वेवलेंथ वो इतनी है और दूसरे जो तारा है उसकी अभी हमें निकालनी है और उन दोनों के टेम्परेचर का रेशियो दे रखा है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, याद रखना, राइट। और या फिर मैं एक बात करूँ, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी जो वेव से रेडिएशन होता है वो कम वेवलेंथ वाला होता है। तो दोनों बात समझ रहे हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और जो हमारी वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि लैम्डा बाई लैम्डा डैश इक्वल टू टी डैश बाई टी, यानी कि ये लैम्डा डैश दिखा रहा है कि जो ये लैम्डा डैश और ये टी डैश आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। बस वैल्यू रखिए, काम बन गया। वैल्यू कैसे रखनी है आपको, निकालना है आपको, मान के चलिए लैम्डा डैश निकालते हैं, राइट। हमारे पास लैम्डा और टी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा डैश निकालने हैं। तो इन दोनों का रेशियो आपको पता ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3:2, राइट। इक्वल टू क्या आ जाएगा, निकालना क्या है आपको, टी डैश निकालना है, राइट। टी डैश आपको निकालना है तो टी डैश that is t value is 4000, clear। t dash will be equal to 3 into 4000 divided by 2, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो जाना चाहिए था, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम में, राइट। चलिए आज का लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि ये बताइए कि 100 डिग्री अगर कोई चीज़ है और वो हवा में रखी हुई है तो वो ज़्यादा खतरनाक है या फिर 100 डिग्री का जो स्टीम है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि स्टीम ज़्यादा खतरनाक है या फिर दूसरी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है, राइट, वो ज़्यादा खतरनाक है। आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। बाकी अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तो कैसा लगा आपको ये हीट वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, ये भी बताएं और क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी लिखें जरूर कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।